हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो ये जो 14 मार्च का एनालिसिस है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको जो भी न्यूज़ पेपर के आर्टिकल है उसमें जो भी टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन कौन से एस्पेक्ट में आपको ध्यान देना है वो जानना ज़रूरी रहता है। तो इसमें हम आप लगातार जो हमसे जुड़ रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर हमारा पीडीएफ को रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य आपको जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है इसको लाइन बाय लाइन समझाना नहीं है। क्योंकि आप जो भी इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप या तो ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इससे क्या है, आपको डिफरेंट टॉपिक में आपका ये जो भी चीज़ें दी गई है ये पढ़ते ही आप समझ पाएंगे। लेकिन आपका कन्फ्यूजन कहाँ रहता है कि कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं, चीज़ों को कैसे कवर करना होता है, कौन सा इम्पोर्टेंट रहेगा या फिर इसका पर्सपेक्टिव क्या है। ओके, तो हम जब पर्सपेक्टिव समझेंगे प्री मेंस इंटरव्यू के लिए, तो हम कोई भी आंसर जो है वो टेकल कर पाएंगे। कोई भी टॉपिक जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसको हमें पढ़ना कैसे है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है हमारे एक्जिया आईएएस एकेडमी में। तो इसमें आपको फाउंडेशनल कोर्स एज वेल एज क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं सभी को सजेशन देता हूं कि आप फाउंडेशनल कोर्स को ही चुनें, इसमें ही एनरोल करें। तो इससे क्या है, आपको पूरा फाउंडेशन कवर करवाया जाएगा। इसी के साथ मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी द्वारा कराई जाएंगी। और जो क्लासेस है वो दोनों ही मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। और जो ऑफलाइन एस्पिरेंट्स है वो इन हाउस जो लाइब्रेरी फैसिलिटी है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए, फीस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, और नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया चॉइस बिटवीन प्रोग्रेस एंड पैरोकियलिज्म। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो लिंग्विस्टिक पॉलिसी को लेके जो भी आपका डिबेट चलते रहता है उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी इस आर्टिकल में इन चीज़ों को दर्शाया गया है कि अभी आपका हमारे देश में लैंग्वेज का बहुत सारा डिबेट है। स्पेशली अभी जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है जिसमें आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला लिया गया है कि आपका एक मदर टंग सीखना होगा, मदर टंग में लैंग्वेज लेना होगा, दूसरा आपका इंग्लिश रहेगा, और थर्ड जो है आपको कोई भी इंडियन लैंग्वेज आपको चुनना है। तो इससे क्या है, जो बच्चों का पहले तो हमारा जो अभी तक का जो फार्मूला है उसमें हम 2 लैंग्वेज फार्मूला में चल रहे हैं। जैसे जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उसका जो एक स्टेट लैंग्वेज है, जैसे आप यूपी से है तो हिंदी होगा, और उसी के साथ एक आप अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी लैंग्वेज को सीखते हैं। तो उससे क्या होता है, आप 2 लैंग्वेज सीख रहे हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कर रहा है, और एक लैंग्वेज सीखने को आपका पॉलिसी मैंडेट दे रहा है। तो अभी इसमें दिक्कत क्या हो जाती है, 2 लैंग्वेज में ही अभी जैसे एक इंग्लैंड का बच्चा है तो वो क्या है, उसको मोस्टली इंग्लिश में ही पढ़ना है। लेकिन हमारे देश में क्या है, आप रीजनल लैंग्वेज को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि रीजनल लैंग्वेज आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। और इंग्लिश आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है आज के समय पे। आप देख लीजिए कि मॉडर्न इकोनॉमी में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए इंग्लिश का जानना बहुत ही ज़रूरी है, राइटिंग में भी, और आपको स्पोकन भी आना होगा। तो उसी से क्या होता है, आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये आर्टिकल अभी क्या कह रहा है कि इंग्लिश के ऊपर आपका जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसी के साथ इक्वली इंग्लिश के ऊपर भी फोकस करना है।
इंग्लिश का जो फोकस है उसको डाइल्यूट नहीं होने देना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रहा है। तो अभी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें चीज़ें सब डिजिटाइज हो गई है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है, आपके बिग डेटा एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ये जो जो भी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जा रही है आज के समय पे आपके मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर में हो या सर्विसेज सेक्टर में, उसके लिए इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो ह्यूमन हमारा रिसोर्स है उसका एम्प्लॉयबिलिटी को हम बढ़ा सके। तो इसमें कुछ कंपैरिजन भी दिया गया है कि आज लोग कहते हैं कि चाइना अपने जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन चाइना क्या करता है, लोकल लैंग्वेजेस के साथ ही इंग्लिश के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जिसके वजह से उनके जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी कैपेसिटी में आपका बढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि हमें हिंदी पे तो फोकस रखना ही है, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है उनको, फिर साउथ के जो स्टेट है उनको जो भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है, अभी जैसे तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, कर्नाटका में कन्नड़ है, आपके फिर केरला में मलयालम है। तो इनको ये लैंग्वेज तो सीखना ही है, इसी के साथ इंग्लिश में भी फोकस करना है। फिर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, मतलब इंडिया के जितने भी 28 स्टेट्स है और आपके 8 यूनियन टेरिटोरी है, इनके अंदर जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस है उनको तो सीखना ही है, एज वेल एज क्या करना है, हमें इंग्लिश में भी अच्छा फोकस रखना है, ताकि मॉडर्न इकोनॉमी में इनको एब्जॉर्व किया जा सके। और इसमें डिफरेंट आपके चाइना हो गया और भी डिफरेंट कंट्री की, साउथ कोरिया हो गया, फिर आपका सिंगापुर हो गया, सभी का एग्जाम्पल इसमें दिया है कि उन्होंने इंग्लिश को कैसे इम्पोर्टेंस दिया है और कैसे उस वजह से उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा है और इकोनॉमी में आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंश्योर हुआ है विथ डिफरेंट नेशन। तो ये सभी चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन की गई है कि इंग्लिश हम चाहे जितने भी रीजनल लैंग्वेज में फोकस करें वो तो ज़रूरी है हमारा लैंग्वेज बचाने के लिए, लेकिन इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए इंग्लिश का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपका जो आपका स्टेम का एजुकेशन है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो इसमें इंग्लिश में फ्लुएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश की अगर फ्लुएंसी नहीं हुई, बच्चे अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ पाए अच्छे से, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में दिक्कतें आ सकती है। और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स क्या है, आज के जो इकोनॉमी है उसका कोर है, उसका बेस है। तो वही चीज़ें ये आर्टिकल दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमें एक बैलेंस आंसर लिखना है कि हमारा जो कल्चर है उसको संजो के रखने के लिए मल्टीलैंग्वेलिज्म को हमें प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में भी ध्यान देना होगा ताकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो compete कर सके विथ डिफरेंट डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन। अभी आप देख सकते हैं मैंडेटरी इंग्लिश फ्रॉम प्राइमरी स्कूल सिंस 2001 इन चाइना। फिर साउथ कोरिया में भी इंग्लिश में ध्यान दिया जाता है। फिर वियतनाम में आप देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें आउटकम भी दिखाई गई है कि आपके जो इन देशों का इकोनॉमिक आउटकम है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाइना, साउथ कोरिया टेक्नोलॉजिकली कितना फास्ट है। ओके, और वो टेक्नोलॉजिकली फास्ट है ह्यूमन रिसोर्स की वजह से, और ह्यूमन रिसोर्स के पास इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रोफिशिएंसी है वो अच्छा है। तो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें इसमें दर्शा रहा है। तो अब देख सकते हैं पहले भी हमने लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारी टॉपिक को डिस्कस किया है, तो इससे अभी आपका क्या है, आपको एक और पर्सपेक्टिव इसमें मिल गया कि हमको इंग्लिश को एकदम छोड़ना नहीं है। और हमारे देश में लगभग 10% लोग इंग्लिश में प्रोफिशेंट है, तो उसको बढ़ाना है ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाया जा सके। और पोस्ट 1991 के बाद हमने अपना क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इंश्योर किया, जिससे हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड के डिफरेंट डेवलप इकोनॉमी से इंटीग्रेट हो गई। तो उसके लिए हमें क्या है, इंग्लिश में भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए प्राइमरी लेवल से ही हमारे रीजनल लैंग्वेजेस के साथ, भारतीय जो भी भाषाएं हैं उनके साथ
इक्वली इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा, इक्वली कहा गया है, सिर्फ इंग्लिश को नहीं कहा गया है। हम अपना कल्चर छोड़ के भी सिर्फ इंग्लिश से हम इकोनॉमिक अचीवमेंट ही पा सकेंगे, लेकिन विदाउट कल्चर जो इकोनॉमिक अचीवमेंट होगा वो आपका फ्यूटाइल होगा, वो सही नहीं रहेगा। तो वो ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, तो इसमें इकोनॉमिक सेक्टर में ये मदद करेगा, सोशल इक्विटी लाने में मदद करेगा। ओके, फिर आपके डिप्लोमेटिक लेवल में भी हमारा सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा डायस्पोरा देश विदेश में तभी और ज़्यादा एम्प्लॉयबल होगा। तो उसी के बारे में चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है रिगार्डिंग गांधी जी। तो गांधी जी के लाइफ में कौन सा 2 इवेंट आया था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के समय, जिसने गांधी जी के जो व्यू था उसको चेंज किया था। तो इसमें 2 इवेंट के बारे में जिक्र किया गया है आपके, जस्ट अ मिनट। ओके, 2 इवेंट यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो ये इधर कहीं मेंशन होगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1920s में, ओके, एक तो आपके क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम के बीच में कम्युनल टेंशन देखने को मिला। और दूसरा जो आपके एससी है, एससी और जो मतलब जनरल कास्ट है, उनके बीच में एक आपका कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो उसके वजह से क्या हुआ, गांधी जी को एक बात क्लियर हो गया कि देश में हम ब्रिटिश को तो खदेड़ेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे देश के अंदर ही क्या है, जो यूनिटी है वो सही नहीं है, डिसयूनिटी का माहौल है। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, आपको पता ही है कि गांधी जी का जो अप्रोच था, ट्रूस स्ट्रगल ट्रूस, मतलब स्ट्रगल करो फिर ट्रूस लो, क्योंकि लोग कंटिन्यूअस स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए गांधी जी ने क्या किया, पहले स्ट्रगल किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, और जब स्ट्रगल किया तब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में किया, और जब ट्रूस किया, जब वो पीसफुल स्टेज में थे, जब मूवमेंट नहीं चल रहा था, उस समय गांधी जी ध्यान दे रहे थे कि हमें जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको बनाना है ब्रिटिश के अगेंस्ट। और फिर जो हमारा कास्ट डिवीजन है देश में, आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ओके, तो उस चीज़ों को भी क्या करना है, हटाना है। अगर कास्ट डिवीजन रहेगा और कम्युनल डिसहार्मोनी रहेंगी तो ये क्या करेंगी, हमें अगर इंडिपेंडेंस दिला भी देती है तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ये दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं गांधी जी ने जो दलित सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन था उनको हरिजन टर्म दिया, अंत्योदया का कॉन्सेप्ट दिया, सर्वोदया का कॉन्सेप्ट दिया, ताकि आपका जो एससी पॉपुलेशन है, जिनको ऑफिशियली एससी बोला जाता है और सोशल टर्म में हम दलित कहते हैं, तो इन जो दलित पॉपुलेशन है उनके डेवलपमेंट के बारे में कहा, और जो डिवीजन था सोशल डिवीजन उनको हटाने के बारे में उन्होंने प्राधान्यता दी। और जब भी गांधी जी ने अपना स्ट्रगल जारी रखा, तभी गांधी जी ने ये ध्यान दिया कि जो आपके डिवीजन है वो रिलीजियस लाइन में हो या कास्ट लाइन में हो, उसको भी हमें वो जो गैप है उसको हटाना है। और एक जो भाईचारा है, जो ब्रदरहुड है, उसको या फिर जो फ्रेटर्निटी है उसको बढ़ाना है। तभी क्या है, हम यूनाइटेड होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर सकेंगे। और जब देश आज़ाद होगा तब तक हम क्या करेंगे, आज़ाद देश में फ्रेटर्निटी के साथ रह पाएंगे। तो इस चीज़ ने क्या किया, गांधी जी का जो व्यू था उसको चेंज किया। 2 इंसिडेंट था, ओके, एक तो वाइकॉम सत्याग्रह था और एक था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ये रहा, ये इधर है, कोहट रायोट था। इसमें आपका हिंदू मुस्लिम के बीच में रायोट हो गया था, जिससे ये चीज़ें गांधी जी को एक व्यू मिला कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो यूनिटी है वो हमारे जो इंडिपेंडेंस का जो भी स्ट्रगल है उसको इम्पैक्ट कर रही है। ओके, और फिर आपका जो इसमें ये रहा वाइकॉम सत्याग्रह, जो 1924 से 25 में था। तो ये गांधी जी का बैटल था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो गांधी जी ने लाइफ में 2 चीज़ें को ऑब्जर्व किया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय। ऐसे तो गांधी जी ने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, लेकिन इंडिपेंडेंस के मूवमेंट के समय, जब गांधी जी का एंट्री कब हुआ था, 1915, और उसके बाद गांधी जी का जो जर्नी है वो शुरू कब हुआ था आपका, 1917 चंपारण सत्याग्रह से। क्योंकि 1915 में जब गांधी जी देश वापसी किए साउथ अफ्रीका से, तब जो गांधी जी के
पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। उन्होंने गांधी जी को कहा था कि पहले उनको क्या करना है, कोई भी सत्याग्रह या फिर कोई भी स्ट्रगल में पार्ट नहीं लेना है। इसीलिए गांधी जी ने जो होम रूल लीग मूवमेंट है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। गांधी जी ने पहले देश को समझना चाहा, पूरे देश को घूमना चाहा, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को सजेस्ट किया था कि ये गांधी जी का प्रोबेशन पीरियड है 1915 टू 70। तो गांधी जी को पहले पूरे देश को समझना है, देश के कंडीशन को समझना है, उसी के बाद क्या करना है, जो भी स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करना है। क्योंकि आप बिना फील्ड को समझे हुए उसमें अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो क्या है, आपकी परफॉर्मेंस बुरी होने की संभावनाएं रहती है। तो गांधी जी क्या थे, मास स्ट्रैटेजिस्ट थे। वो पहले जो जनता है उसको समझते थे, जो पॉपुलेशन है उनके दिमाग को पढ़ते थे, उसके बाद ही वो क्या करते थे, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करते थे। तो इसीलिए गांधी जी को मास स्ट्रैटेजिस्ट भी कहा जाता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि गांधी जी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, फिर भी वो आम इंसान की तरह थे। उन्होंने जो भी बैरिस्टरी की पढ़ाई की थी, उनके बाद वो क्या थे, आपके वेस्टर्न ड्रेसेस में रहते थे। लेकिन बाद में गांधी जी ने देखा कि मुझे कॉमन पीपल के साथ क्या है, अलाइंड अगर होना है तो मुझे उनके जैसा दिखना होगा। तो उसी के बाद गांधी जी ने क्या किया, धोती पहनना शुरू किया। ओके, और कॉमन पर्सन की तरह कॉमन लोगों के बीच में जाके कनेक्ट करना चाहा उन्होंने। और फिर आप देख सकते हैं गांधी जी का जो चैप्टर है वो इंडिया में, ऐसे तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने ऑलरेडी बहुत कुछ हासिल कर लिया था पॉलिटिकल फील्ड में, स्ट्रगल में। जो भी सत्याग्रह का टेक्निक है, आपका नॉन वायलेंस का टेक्निक है, ये सभी चीज़ें गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी इनको अपनाया था। बाकी इनको सेकंड फेज़ में क्या किया गांधी जी ने, जब इंडिया को वापस करे 1915 से 17 तक इंडिया को समझा, उसके बाद उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण सत्याग्रह 1917, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918, फिर आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। तो इन सभी जो 3 स्ट्रगल है, इन 3 स्ट्रगल में उन्होंने क्या किया, उनकी जो भी टेक्निक्स थी उनको अपनाया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए, छोटे छोटे मुद्दे को लेके। अभी ये जो भी मुद्दे हैं एक रीजन के मुद्दे हैं, पूरे देश के मुद्दे नहीं है, लेकिन उन्होंने जैसे पहले फार्मर्स के जो प्रॉब्लम थे उनको पहले देखा। जैसे चंपारण सत्याग्रह फार्मर्स के लिए था, खेड़ा सत्याग्रह फार्मर्स के लिए था, फिर आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे उनके लिए थे। तो इनके राइट्स के लिए पहले फाइट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और उसके बाद उन्होंने पहला ऑल इंडिया मूवमेंट चालू किया, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के लिए ध्यान दिया कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हमें एक भाईचारे के तहत लड़ना है, डिवाइड होके नहीं लड़ना है। डिवाइडेड रहेंगे तो हमारा पावर कम हो जाएगा। तो इससे आप देख सकते, एक चीज को ध्यान दे सकते हैं कि गांधी जी ने सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल ही नहीं किया था, इसके साथ वो सोशल जो इविल थे, जो डिसयूनिटी के कारण थे, उनके अगेंस्ट भी, कम्युनलिज्म के अगेंस्ट भी उन्होंने फाइट किया था। सांप्रदायिकतावाद का जो भाव है उसके अगेंस्ट भी उन्होंने फाइट किया था। तो अब क्या है, गांधी जी एक ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जिनके बारे में आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एज वेल एज जीएस पेपर 4 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए क्या है, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आपको ये लग सकता है कि गांधी जी के बारे में जीएस 3 में क्या पूछा जाएगा। तो अभी गांधी जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गांधी जी आपके हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे। वो कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के समर्थन में थे कि गांव में पंचायत बनाना है, गांव के लोगों का जो गांव के लोगों को एम्पावर करना है, डिसीजन मेकिंग में कोऑपरेटिव लेवल में डेवलप करना है। और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी आपके सिंपल लिविंग को सपोर्ट करते थे। क्योंकि हाई लिविंग क्या है, एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि आज के समय पे आप देख सकते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना हाई होते जा रहा है, उतना ही जो एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड है वो गिरते जा रहा है। तो गांधी जी को आप कहीं भी लिंक कर सकते हैं, और यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी भी कहीं से भी लिंक करके क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसीलिए गांधी जी के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो बाकी जो भी गांधी जी के बारे में इंसिडेंट्स है, उनके लाइफ के जो भी इंसिडेंट्स है, सभी इसमें मेंशन किए गए हैं। आप इसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। और बाकी ये जो भी छोटी छोटी डिटेल्स है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपको ये फॉर एग्जांपल कहा गया,
तो पॉलिटिकल गुरु के बारे में पूछ लिया जा सकता है, साउथ अफ्रीका के अचीवमेंट्स के बारे में पूछ लिया जा सकता है, फिर चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खिलाफत मूवमेंट, इसी के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसी के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। इनका आपका क्रोनोलॉजी पूछ लिया जा सकता है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको बारीकी से पढ़नी ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जेंडर पैरिटी गैप बिटवीन इंटेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी आज के इस एनालिसिस में 2 आर्टिकल है जो जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। तो इसमें हमें स्पेशली यही देखना है कि पहला तो आपको जेंडर को समझना है, ओके, जो वुमेन का पोजीशन है उसको समझना है। तो जेंडर में हमें स्पेशली हमें वुमेन के ऊपर फोकस करना है, मेन के ऊपर नहीं, क्योंकि मेन तो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है ही, मतलब इनका रोल देखा ही जाता है। लेकिन वुमेन का रोल जो है बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है, बहुत ही नेग्लेक्टेड है। तो इसीलिए पहले हमें क्या करना है, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न और करंट हिस्ट्री समझना है, करंट जो भी चीज़ें हैं कि वुमेन का जो सोशल पोजीशन है वो कैसे आपका उनका जो स्टेटस है वो कैसा रहा है एंशियंट समय पे। तो हम अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक में, आप अर्ली वैदिक में देख सकते हैं, अर्ली वैदिक समय में वुमेन का पोजीशन अच्छा था। लेटर वैदिक में वुमेन का पोजीशन थोड़ा बिगड़ गया था, गुप्ता पीरियड में भी बिगड़ गया था। तो उसके बाद मेडिएवल समय में भी वुमेन की पोजीशन खास ठीक नहीं थी, ओके। फिर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर देखें तो वुमेन का पोजीशन बढ़ते दिखा है। जैसे गांधी जी ने भी क्या किया, गांधी जी ने, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ओके, और बहुत सारे प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड लीडर्स हैं जिन्होंने वुमेन के हक के लिए फाइट किया। और उसी वजह से आप क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल में वुमेन का रोल भी देख सकते हैं इक्वल टू मैन। लेकिन आज के समय तक, अभी तक वुमेन का जो अचीवमेंट या फिर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं है। जो जेंडर डिसपैरिटी है अभी भी देखी जा सकती है। जेंडर डिसपैरिटी मीन्स जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर के अगेंस्ट या फिर वुमेन के अगेंस्ट जो इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, उसके बारे में। तो इसके लिए अभी आप इनको पहले हेडिंग में बांटना होगा कि सोशल क्या प्रॉब्लम है, क्या कल्चरल प्रॉब्लम है, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्या पॉलिटिकल इश्यूज है, क्या एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में वुमेन को कितना अचीवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, इन सभी कारण को पहले जानना है। उसके बाद गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स ले रही है, जैसे जेंडर बजटिंग लिया 2005 में। तो जेंडर बजटिंग अभी डिफरेंट बजट नहीं है, जो जनरल बजट है उसी के अंदर जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें वुमेन के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है, उससे वुमेन के जो पोजीशन है उसमें कितना सुधार दिखने को मिल रहा है। तो सभी चीज़ें इसमें देखनी होती है। इसके अलावा भी आप देखिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स का जो ट्रेंड है, जुडिशरी में कितने वुमेन पार्टिसिपेंट हैं, कितनी जजेस हैं, ओके। फिर लॉ एनफोर्समेंट, स्पेशली आपके पुलिस में कितने वुमेन हैं, फोर्सेस में कितने वुमेन हैं, ओके। सभी चीज़ों को आपको निचोड़ इसका देखना होगा। और ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन भी की गई है विथ डेटा, जो जैसे 73rd एंड 74th ये गवर्नमेंट का स्टेप्स है जिसमें 33% रिजर्वेशन इंश्योर किया गया। और उसी की वजह से क्या है, आज के समय पे 14 लाख वुमेन चुन के आती है ग्रास रूट लेवल में। उससे आपका लगभग 83,000 वुमेन सरपंच है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है कि जो सरपंच है, अभी सरपंच में भी आप जो पंचायत मूवी है उसमें देख सकते हैं पंचायत पति का कॉन्सेप्ट कि वुमेन पावर में है, ओके। लेकिन पावर का इस्तेमाल कौन कर रहा है, जो मेल काउंटर पार्ट है। फिर आप पार्लियामेंट्री जो रिप्रेजेंटेशन है देख सकते हैं कितना जो हालत है, 14% ऑफ MP आर वुमेन। लेकिन एशिया में अगर देखें तो ये 20% से ज़्यादा है। फिर लेस देन 10% कैंडिडेट आपके पॉलिटिकल पार्टीज में टिकट मिलता है। स्टेट लेवल में देखें तो 10% से भी ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो अभी के समय जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो हाल ही में पास हुआ है, तो उसमें 33% रिजर्वेशन के बारे में कहा गया है। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। और ध्यान रखिएगा आपके वुमेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये 100% नहीं, 1000% गारंटी है इसमें, ओके। अश्योर्ड है कि आएगा ही आएगा, लेकिन कौन से पॉइंट में आएगा इसीलिए आपको वो हमें क्लियर नहीं है, तो आपको सारा पॉइंट देखना होगा।
सोशल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सभी पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें सभी चीज़ें मेंशन की गई है। ओके, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है ये सभी चीज़ें। और आप को अगर कोई चीज़ें कम समझ में आती है तो आप उसको मेंशन कीजिए कमेंट में, हम वो पर्टिकुलर पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वुमेन के ऊपर अभी तक लगभग कम से कम 30-40 आर्टिकल डिस्कशन हो गया है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन, हेल्थ, ओके, तो फिर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तो ये सभी आपको पास्ट में हमने प्रोवाइड किया है। फिर लेजिस्लेशन में आपको पोस्ट के बारे में भी कहा गया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में भी कहा गया था। तो ये सभी देखने हमें ज़रूरी हो जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर सुकन्या समृद्धि योजना, ओके, तो डिफरेंट स्कीम है। फिर आप स्टेट पीसीएस के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे स्कीम्स ले रही है, ताकि आप एंड में ये मेंशन कर सके कि स्टेप्स भी लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जेंडर पैरिटी के लिए काम नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है, लेकिन क्या है, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है। तो इसीलिए जब ये सभी चीज़ें चर्चा में रहेंगी तो क्या है, गवर्नमेंट हमेशा पॉलिसी बनाती रहेंगी और इनका जो हमारे जो वुमेन पॉपुलेशन है उनका डेवलपमेंट इंश्योर होता रहेगा। ओके, तो जो भी इनइक्वालिटी है उनको एक दिन में तो नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि इनइक्वालिटी ना तो एक दिन में आता है और ना ही एक दिन में जाता है। तो इसके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म हमें पॉलिसी मेजर्स लेते रहने पड़ेंगे और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते रहना पड़ेगा, इवोल्यूशन करते रहना पड़ेगा, और उसी के बाद पॉलिसी रीडिज़ाइन भी करते रहना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल होली के अवसर पे आया है और होली के बारे में जिक्र करता है। तो अभी होली क्या होता है, आपका होली बोल के अभी ऐसा नहीं है कि होली के उपरांत आपके या फिर होली के ऊपर सीधा कोई क्वेश्चन पूछेगा। ओवरऑल क्या पूछेगा, फेस्टिवल्स के बारे में पूछेगा। तो अभी जब ये होली वाला आर्टिकल आप कवर करेंगे ना, तो इससे क्या है, आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आपको जो भी आर्टिकल है उसका पास्ट में कैसा डेवलपमेंट रहा है। कोई भी आपका जो भी हमारा कल्चर है या फिर जो भी कस्टम्स है या जो फेस्टिवल्स है, वो एक दिन में तो डेवलप नहीं हुआ है। एंशियंट समय से अब के समय तक कैसे डेवलप हुआ, ओके, डिफरेंट फेस्टिवल कैसे लोगों के बीच जो यूनिटी है उसको इंश्योर करती है, कैसे कल्चर को संजो के रखती है, उन पॉइंट से हमें चीज़ों को देखना होता है। अभी ये होली फेस्टिवल आपको जनरली देखना है, पर्टिकुलरली होली फेस्टिवल के बारे में नहीं पूछेगा, इन जनरल पूछेगा। ओके, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में क्या है, हमें ये फेस्टिवल से आइडिया मिलेगा। तो अभी इसमें इस फोटो से ही आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें देखिए आप, ये सिख भाई भी है, ओके, कोई पारसी भाई भी आपको दिख जाएगा, फिर कोई मुस्लिम भाई भी आपको इसमें भाई बहन दिख जाएंगी। ओके, तो ये जो भी सभी भाई बहन की तरह डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी के ग्रुप क्या कर रहे हैं, एक साथ होली प्ले कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे अगर आप एंशिएंट समय पे देखें तो इसमें दिया हुआ है कि होली का जो फेस्टिवल है वो हम माइथोलॉजी में देखते हैं कि प्रहलाद और होलिका का जो स्टोरी है। तो होलिका क्या है, प्रहलाद की भुआ है। तो प्रहलाद को जलाने के लिए जब होलिका अपने लैब में बिठा के जब उनको जलाने की कोशिश करती है तो होलिका खुद दहन हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो हमारा इविल है वो गुड के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता है, गुड इविल के ऊपर हमेशा भारी पड़ता है, और इसी के खुशी में होली मनाई जाती है। और एक स्टोरी ऐसा भी है कि जो कृष्णा भगवान का प्लेफुल टीजिंग है ऑफ राधा एंड गोपीज, तो उसके लिए भी होली मनाई जाती है। तो क्या होता है, होली मनाने का ये दो कारण आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन इसके उपरांत भी क्या है, अभी होली आपके डिफरेंट कास्ट, क्लास, जेंडर, ओके, फिर आपका रिलीजन, सब मिलके क्या करते हैं, होली को मनाते हैं। जैसे मेरे भी बहुत डिफरेंट रिलीजन के दोस्त हैं, तो सभी हम लोग क्या करते हैं, साथ में होली प्ले करते हैं। तो इससे क्या है, हमारे बीच एक यूनिटी बनता है। ओके, तो ये जो भी हमारा फेस्टिवल है उसको यूनिटी के यूनिफाइंग फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। इसको आपको देखना है फ्रॉम मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। ओके, और प्लस इसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी दिया है कि जो रोल ऑफ भांग है या फिर अदर इंटॉक्सिकेंट है, तो ये चीज़ें क्या करती है, आपको थोड़ा हमारे फेस्टिवल्स में आपका ये फेस्टिवल को ख़राब करती है। ओके, तो लोग क्या करते हैं, हमारे फेस्टिवल में जो भी नियम है उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं।
और मिस इंटरप्रेट करके क्या है, इंटॉक्सिकेंट इन चीज़ों को खाते पीते हैं, ओके, और हमारे फेस्टिवल्स को बदनाम करते हैं। तो इन इंटॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल फेस्टिवल्स के नाम पे नहीं करना चाहिए, ओके। जो भी नियम है वो एक अलग बात हो जाता है, लेकिन आप होली के प्रीटेक्स्ट में नशा करेंगे, बैड बिहेवियर करेंगे, ओके, किसी इंसान को ज़बरदस्ती होली लगाएंगे, तो ये चीज़ें क्या हो जाती है, आपके हमारे जो नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट हो जाती है। और हमारा जो भी फेस्टिवल है वो चाहे डिफरेंट रिलीजन में जो भी फेस्टिवल्स क्यों ना हो, तो उसमें हमें किसी को फोर्सफुली वो चीज़ें मनवाने के बारे में नहीं कहा जाता है, ओके। फेस्टिवल हमेशा, कल्चर हमेशा भाईचारा को बढ़ाता है, ओके, लोगों के बीच जो फ्रेटर्निटी है उसको इम्प्रूव करता है और हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है इसको, ओके। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट है आपका जेंडर बजट, बिगर एलोकेशंस लिटिल इम्पैक्ट। तो लगातार 2005 के बाद अगर देखें आप, क्योंकि 2005 में पहला जेंडर बजट लिया गया था, ओके, तो पहला जेंडर बजट मतलब जो बजट था उसमें ही जेंडर के ऊपर, वुमेन के एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि जो भी स्कीम है वो कैसे वुमेन को इम्पैक्ट कर रही है, ओके। तो अभी जो एजुकेशन है या फिर हेल्थ है, तो उसके लिए बजट एलोकेशन होता है, तो उसमें बजट एलोकेशन में वुमेन के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान दिया जाता है, तो उसी को कहा गया है जेंडर बजटिंग, जनरल बजटिंग के अंदर। तो जो भी बजटरी एलोकेशन होता है वो तो बहुत बिगर एलोकेशन होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, लेसर है, कम है बहुत। तो सीधा सीधी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, तब जेंडर बजट, बिगर एलोकेशन, लिटिल इम्पैक्ट, कमेंट, ऐसे करके ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरा चीज़ों को मेंशन करना है कि 2005 से ही जेंडर बजटिंग इसमें मेंशन भी किया है कि लिया जा रहा है, लेकिन आज के समय पे आप देख सकते हैं कि जितना हमारा डिज़ायर्ड आउटकम आना चाहिए था वो आउटकम अभी तक हमें नहीं मिला है। और इसी के साथ थोड़ा सा और भी डेटा हम यहाँ पे मेंशन किया है कि जो जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट है वो पहले किस देश ने अपनाया था। 1984 में ऑस्ट्रेलिया ने अपनाया था, फिर 1919 में हम आपने पास्ट में भी देखा कि बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में कहा था, एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो बीजिंग डिक्लेरेशन के बाद ये देशों को जेंडर सेंसिटिव बजटिंग के ऊपर ध्यान देने को कहा गया था। फिर 2000 में आप देख सकते हैं यूएनडीपी ने भी इनिशिएट किया था जेंडर बजटिंग प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग नेशन। तो डेवलपिंग नेशंस में आपके यूएनडीपी द्वारा मदद किया गया था। फिर 2004-05 में इंडिया ने जेंडर बजटिंग इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए 2005 आता है, 4-5 के बजट में किया था, ओके। फिर इवन वुमेन ने भी आपका प्रमोट किया है जेंडर इक्वालिटी को, जेंडर बेस्ड पॉलिसीज़ को, ओके। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट, ओके, इसमें आप डेटा देख सकते हैं कि 22-23, 23-24, फिर 24-25 और 25-26 में कितना बजटरी एलोकेशन किया गया है, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं 1.71 लाख करोड़ से 2.38 लाख करोड़, फिर 3.27 लाख करोड़, 4.49 लाख करोड़, कितना पैसा बढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी क्यों जो हम डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें एक इंटरसेक्शनलिटी ब्लाइंड स्पॉट भी है कि अभी जैसे कास्ट के अंदर भी, ओके, डिफरेंट, आप ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंट कास्ट के अंदर वुमेन को डिफरेंट तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान देना होगा कि हम अगर वन साइज फिट ऑल अप्रोच लेके हम सिर्फ जेंडर के ऊपर खर्च करें तो उससे वुमेन का एम्पावरमेंट डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो वुमेन का हार्डल्स है डिफरेंट कास्ट ग्रुप में डिफरेंट है, डिफरेंट क्लास ग्रुप में डिफरेंट है। जैसे अभी अगर आप देखें अपर क्लास जो महिलाएं हैं उनकी प्रॉब्लम अलग है, लोअर क्लास जो महिलाएं हैं, मतलब लोअर क्लास से मतलब है कि जो पोर हाउस होल्ड से बिलोंग करती है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। फिर रीजनल वेरिएशंस भी देखा जाता है, जैसे आप केरला में देख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी अच्छा है, या फिर ओवरऑल आप साउथ इंडिया में वुमेन का जो उनका जो रोल है उसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, क्योंकि 70% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना वो साउथ से ही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, वुमेन का रोल खासा इम्प्रूव हो जाता है, और इकोनॉमिकली जब इम्प्रूव होता है तो उससे क्या है, आपका सोशल लेवल में भी, पॉलिटिकल लेवल में भी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, ओके। तो SC ST वुमेन फेस मल्टी लेयर डिस्क्रिमिनेशन, तो उनको दूर करना ज़रूरी है। फिर डिजिटल डिवाइड देखा जाता है कि वुमेन क्या है, आपके मोस्ट मार्जिनलाइज्ड है, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी है उनके अंदर। तो जब लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी रहेगा तो वुमेन को समझ में ही नहीं आएगा
कि उनके लिए क्या स्कीम लिया जा रहा है, उनको स्कीम में कैसे एनरोल करना है, तो ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम रहती है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। फिर आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी क्या है, जेंडर गवर्नेंस इशू है, जैसे सरपंच हस्बैंड या फिर सरपंच पति का कॉन्सेप्ट है कि सरपंच तो आपका वुमेन ही है, लेकिन उनका रोल कौन प्ले कर रहा है, उनका हस्बैंड, क्योंकि 33% रिजर्वेशन होने की वजह से हस्बैंड को अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो वाइफ को टिकट दिला देती है, और जीतने के बाद वो जो हस्बैंड है वो आपके सरपंच की तरह काम करता है। सील सिग्नेचर तो वाइफ का ही होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग हस्बैंड करता है। तो इससे क्या है, आपके प्रोसीजरल देखा जाए तो प्रोसीजरल लेवल में वुमेन का इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन सब्सटेंटिव लेवल में नहीं हुआ है। वही चीज़ें इसमें दर्शा रहा है, तो इन चीज़ों को टेकल करना ज़रूरी है। तो वही चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, इज लर्निंग हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज नेसेसरी। तो अगेन इसमें क्या है, योगेंद्र यादव जी के बारे में हमने पास्ट में भी आपको इनका एक आर्टिकल बताया था। तो उस आर्टिकल और इस आर्टिकल में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको फिर से इंक्लूड किया, रीज़न बिंग कि आपका रिवीजन हो सके। ओके, क्योंकि जो लैंग्वेज का मुद्दा है और जो एनईपी का ओवरऑल मुद्दा है वो बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि 3 लैंग्वेज फार्मूला का सजेशन दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, 3 लैंग्वेज फार्मूला सिर्फ एनईपी में ही नहीं आया है, पोस्ट इंडिपेंडेंसी ये आइडिया आपका फ्लोट हो रहा है तब से अब तक। 1968 का आपका एजुकेशन पॉलिसी हो, या फिर 86 में उसको रिकैलिब्रेट जब किया गया था, तब फिर से 3 लैंग्वेज फार्मूला में एम्फेसिस किया गया था। तो अभी क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला के वजह से नॉर्थ और साउथ में एक डिवाइड देखने को मिल रहा है, क्योंकि नॉर्थ की जो स्टेट है वो तो आपका साउथ का लैंग्वेज नहीं सीख रही है, लेकिन साउथ के ऊपर क्यों हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, ये आर्टिकल अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके ऊपर आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा एनईपी को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला कैसे फेडरलिज्म में इम्पैक्ट डाल रहा है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ओके, तो कोई भी एंगल से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो इस चीज़ को आप पूरी तरीके से कवर कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो हाउ कैन इंडिया मीट इट्स राइजिंग पावर डिमांड। तो इसमें पावर डिमांड में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा गया है। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ है, और इस 150 करोड़ पॉपुलेशन जो है ये जैसे ही राइज हो रहा है, तो आज के समय पे जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है वो बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि आज के समय पे आपके जो भी डिफरेंट मॉडर्न इक्विपमेंट्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, लैपटॉप हो, तो डिफरेंट इक्विपमेंट्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस आज के समय पे क्या है, हीट वेव, इन चक्करों की वजह से एसी का भी जो प्रचलन है ज़्यादा हो गया है। तो अभी इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर में ऑलरेडी फोकस है ही। तो इससे क्या है, इन सभी सेक्टर्स को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर से आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी आजकल मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ किया जा रहा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है। जैसे इरीगेशन में ही पंप चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का खपत ज़्यादा है। लेकिन हम जो हमारा ग्रोइंग पावर डिमांड है उसको अभी तक पूरा मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ देख सकते हैं कि पीक आवर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। रूरल एरिया में तो हालत और ख़राब है। तो इसीलिए क्या है, कैसे हम जो हमारा राइजिंग पावर डिमांड है उसको कैसे मीट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेस, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी क्या है, 2 सोर्सेज दिखाई देते हैं मोटे मोटे, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है लगभग 70% इलेक्ट्रिसिटी का नीड नॉन रिन्यूएबल सेक्टर से पूरा होता है, जैसे आपके कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट से। और कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपके CO2 या फिर ग्रीन हाउस गैस इमिशन में एकदम टॉप में है, बहुत ज़्यादा इमिशन करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो एग्रावेट हो जाता है। और ऊपर से हमने क्या कर रखा है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में आपका जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, या फिर जो हमारा पंचामृत स्ट्रैटेजी है जिसमें हमने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को रिवाइज किया। तो इन सभी चीज़ों में अभी क्या है, हमने एक तरफ कमिट करके रखा है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान देंगे, और दूसरी तरफ हमारा क्या हो रहा है, कोल फायर्ड पावर प्लांट में हम ज़्यादा डिपेंडेंट है।
और उससे भी हमारा जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इसमें जो पावर डिमांड है उसको मीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई करने में ध्यान दिया जा रहा है इस आर्टिकल में, और प्लस रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा फोकस करने के बारे में कहा गया है। जैसे न्यूक्लियर, जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है उससे हम बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2% ही किया जा रहा है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का जो बास्केट है वो उसमें आपका विंड हो, सोलर हो, उसमें भी इसका फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो उन्हीं के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ध्यान रखिएगा, आने वाले समय के लिए ये आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं, स्पेशली ड्रग्स, कैसे ड्रग्स का एडिक्शन होता है। इसमें ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, ओवरऑल एडिक्शन के बारे में कहा गया है कि जो हमारा आपका न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम है उसको सब्सटेंस कैसे इम्पैक्ट करती है, और एक समय पे जाके हम क्या हो जाता है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ये पूरी तरह से आपके हैप्पीनेस, फिर आपका सैडनेस, आपका चिंता को दूर करने के लिए क्या है, अल्कोहल या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ में डिपेंड हो जाता है, और उससे हम क्या है, ओवरकम नहीं कर पाते हैं, और फाइनली हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो भी एडिक्टेड है उनका डेथ हो जाता है। तो अभी इसमें देख सकते हैं कि जो सब्सटेंस अब्यूज़ है उसमें आपका जेनेटिक फैक्टर है क्या, वो भी इसमें बताता है कि इसमें एक जेनेटिक फैक्टर भी है। ओके, जेनेटिकली भी सब्सटेंस एडिक्शन का जो लत है वो आ सकता है। ओके, तो इसीलिए आपका जो भी सब्सटेंस अब्यूज़ है उसमें हमें न्यूरोलॉजिकली ध्यान देना है। आप किसी एक इंसान को टॉर्चर करेंगे, उसको जेल में बंद कर देंगे, उससे उसका जो सब्सटेंस अब्यूज़ का एडिक्शन है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। उसके लिए उनको क्या करना है, न्यूरोबायोलॉजिकली ट्रीट करना है। ओके, तो जितने भी आप अभी ये सब्सटेंस अब्यूज़ के केसेस देख रहे हैं उसको हमें बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करना है, क्योंकि जो भी पॉपुलेशन है वो तो हमारे ही बच्चे हैं, और उनका कुछ बुरा होना मतलब हमारा बुरा होना आपके घर में नहीं हो सकता है, किसी और के घर में हो। तो उससे एक तो आपका ह्यूमैनिटी का पर्सपेक्टिव से आप देखें तो आपको लगेगा कि ह्यूमैनिटी का पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये जो भी चीज़ें हैं ये कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि आपके घर में आज नहीं है, कल हो सकता है। ओके, तो उसको कैसे टेकल किया जाए उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसके लिए तो अभी जैसे एनडीपीएस तरह के एक्ट है, फिर आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ओके, फिर पुलिस है। लेकिन इसको सिर्फ पुलिस से, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से या फिर स्ट्रिंजेंट लॉ से ही सिर्फ टेकल नहीं किया जा सकता है। उनका तो ज़रूरी है ही, लेकिन उनका रोल सेकेंडरी रहेगा। प्राइमरी ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, फैमिली से हम कैसे एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल कहता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें इस्तेमाल की गई है, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें मैं कैसे समझूं, आपको सिंपली समझना है कि पूरा ब्रेन को हाईजैक कर लेता है, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो जब भी ड्रग्स लेते हैं तो लोगों को बहुत हैप्पी फील होता है, जो टेंशन होता है वो दूर हो जाता है। तो अभी हम नॉर्मली टेंशन को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा सक्सेस को अचीव करने के लिए। आप डांसर हो तो बहुत ज़्यादा डांस करना पड़ेगा, आप सिंगर हो तो बहुत आपको रिवाज करना पड़ेगा। ओके, आप कोई कोरियोग्राफर हो तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। एमबीबीएस करना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आपको बहुत जब मेहनत करेंगे उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, अच्छा डांसर बन गए, कोरियोग्राफर बन गए। तो उसमें क्या है, हमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जो सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार हो जाते हैं या फिर जो देखते हैं कि थोड़ा से फेलियर है तो ड्रग अब्यूज़ के शिकार होते हैं, ड्रग ले लिया तो उनको बहुत हाई फील होने लगता है। तो वो देखते हैं कि मेरा टेंशन ड्रग से ख़त्म हो रहा है, कि मुझे ड्रग लेते ही मैं बहुत हाई फील कर रहा हूँ, तो वो ड्रग में एडिक्टेड हो जाएंगे। तो जब भी सैड फील करेंगे ड्रग ले लेंगे, हैप्पी फील करेंगे, या फिर उनका ब्रेन उस हिसाब से काम करना ही बंद कर देगा, सोचना ही बंद कर देगा। तो उससे उनको उनका जो भी प्रॉब्लम है एक समय के लिए क्या है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो अप्रोच है सही नहीं है, तो उसको कैसे ठीक करना है उसी के रिगार्डिंग सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो हमें अपने जो भी बच्चे हैं उनको ये चीज़ें ट्रेन करनी है कि सक्सेस धीरे आएगा, पहले फेलियर आएंगी। फेलियर में किसी को डांटना फटकारना नहीं है, डिमोरलाइज नहीं करना है, कि आप कोशिश करो, होगा।
तो जब वैसे ट्रेन करेंगे तो एक समय तक आप क्या है, जब पूरे मैच्योर्ड बन जाएंगे उसके बाद और ड्रग एब्यूज़ का डर नहीं रहेगा। तो ये सभी डर का कब रहता है, जब एकदम यंग एज में बच्चे रहते हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक। यूनिवर्सिटी के बाद इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, जैसे मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर मैं ही हूँ, तो मुझे ड्रग कोई खिला नहीं सकता या फिर मैं एडिक्टेड नहीं हो सकता हूँ इससे। मुझे ये चीज़ ही, नाम ही पसंद नहीं है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो अपना फॉर्मेटिव ईयर्स था उसमें हमने ये चीज़ें सीख ली कि मेहनत करो, उसके बाद ही आपको फल मिलेगा। ओके, तो उसके लिए हमें जो भी टेंशन है उससे, उस टेंशन को लेके बैठे रहने से दूर नहीं होगा या फिर ड्रग खाने से दूर नहीं होगा। तो उन चीज़ों को डेवलप करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मैन्युफैक्चरिंग रोड मैप। तो इसमें स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कैसे आपका जो बजट है वो ध्यान दे रहा है, और कैसे गवर्नमेंट ने आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लिया है 2025 में, उसके बारे में ये मेंशन कर रहा है। तो इसमें आपका क्या है, ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है इसके ऊपर अभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव कर सकता है, और इसके क्या एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट है, कैसे इकोनॉमिक जो आपके स्लो डाउन है उसको कैसे टेकल कर सकता है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सकता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो इसमें की ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, ये आपको देखना होगा। कम्पिटेटिवनेस को इन्हांस करना है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, जॉब क्रिएशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ओके, लोकल वैल्यू एडिशन को प्रमोट करना है, ग्लोबल एक पोजीशनिंग बनाना है हमारा मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे चाइना ने बनाया है। तो चाइना आज के समय पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो हम भी वो पोटेंशियलिटी रखते हैं क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे मार्केट में बहुत सारी डिमांड भी है। ओके, लोगों के पास आपका परचेजिंग पावर भी है, और इंटरनेशनल लेवल में भी हमारा क्या है, आपका एक्सपोर्ट भी होता है डिफरेंट नेशन में। तो उसको और हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, तो उसी के बारे में ये चीज़ें मेंशन की गई है। और इसमें पूरा हिस्ट्री भी दिखाया गया है, 56, 91, 2011। ओके, तो 56 में क्या था, आपका पब्लिक पॉलिसीज़ थी जो गवर्नमेंट खुद ध्यान देती थी कि कैसे हमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो सोशलिस्टिक पैटर्न में डेवलपमेंट था। 1991 में आपका कैपिटलिस्टिक पैटर्न में डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लिया गया 11 में, फिर मेक इन इंडिया आप जानते ही है, फिर PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, तो इंसेंटिव देगी जिस तरीके से कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। ओके, तो ये क्या है, उनको एक आपका मोटिवेशन दिया जा रहा है थ्रू PLI कि देश के अंदर ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है। लेकिन इसमें जो भी डिज़ायर्ड आउटकम है वो नहीं दिखाई दिए, कम दिखाई दिए, इसीलिए 2025 में फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लिया गया है। तो ये आपका ये पॉलिसीज़ भी अपने आप में सक्सेसफुल है, फेलियर नहीं है। लेकिन कोई भी पॉलिसी एक समय के बाद क्या होती है, एकदम स्लो हो जाती है, तो उसको फिर से रिवाम्प करने के लिए नया पॉलिसी लेना होता है। ओके, तो वैसे ही डेवलपमेंट इंश्योर होता है, इसको आप फेलियर के हिसाब से मत देखिएगा। ये सभी पॉलिसी क्या है, सक्सेसफुल ही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें फूड सेक्टर में, ओके, टॉय के सेक्टर में, फुटवेयर एंड लेदर के सेक्टर में, MSME के सेक्टर में, सभी सेक्टर में ध्यान दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल अगेन ज़रूरी रहेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस नीड्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो माइक्रो से समझ में आता है छोटा, स्मॉल, और फाइनेंस से जो पैसे होते हैं वो। तो माइक्रो फाइनेंस क्या करता है, इसका जो मेन उद्देश्य है माइक्रो फाइनेंस को डेवलप करने का, ये है कि आपका हमारे देश में जो पॉवर्टी है उसको एलिविएट या फिर ख़त्म किया जा सके। तो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए अभी क्या है, आपके जैसे आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो बैंक हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बड़ा लोन देते हैं। लेकिन जो आपके रूरल एरिया है या फिर जो स्मॉल सेक्टर है, उनको, जैसे आपके गांव में कोई खेती बाड़ी है या फिर कोई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो इनको लोन इजीली नहीं मिलता है। तो इनको लोन ईजिली मिले, इसके लिए माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया। और ये जो माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, इससे क्या किया जाएगा, आपको जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कोई एक इंडिविजुअल हो गया, ओके, जो इकोनॉमिकली एक वल्नरेबल पोजीशन में है, जिसके पास पकड़ लीजिए आपका मॉर्गेज देने के लिए कुछ पैसे नहीं है, तो या फिर कोई सामान नहीं है, तो उससे क्या है, अभी आपका ये माइक्रो फाइनेंस की वजह से लोगों को बिना मॉर्गेज के एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे वो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ओके, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, या फिर कोई इंडिविजुअल इनिशिएटिव हो गया, तो उसमें माइक्रो फाइनेंस मदद करता है।
लेकिन आज के समय पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस का जो लोन है वो आपके इन्वेस्टमेंट की बजाय लोग क्यों ले रहे हैं, कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं। कि छोटा लोन ले लिया, उसको बिजनेस में लगाने की वजह से बजाय क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन में लगा रहे हैं, और वो लोन डिफ़ॉल्ट कर जा रहे हैं, पे नहीं कर पा रहे। उससे क्या है, आपके जो माइक्रो फाइनेंस है उसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका जो रियल गोल है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। और दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि जो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर है, जो भी बैंक है या फिर जो छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, ये क्या कर रहे हैं, लोन आपका देने के बाद उस लोन को रिकवर करने के लिए बहुत हार्श प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे घर को जब्त कर लेना, घर को सील कर देना, दुकान को सील कर देना। तो इससे क्या है, आपके जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके आपके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इवन सुसाइड के केसेस भी आप बढ़ते हुए देखने को देख सकते हैं। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो पहला तो हमें देखना होगा कि जो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट है वो आया था बांग्लादेश में, और उनको लाया गया था भाई मोहम्मद यूनुस साहब, जो अभी करंट आपके पीएम है बांग्लादेश के, इंटरिम पीएम है। तो इनके द्वारा लाया गया था। उसके बाद भारत में 1992 में आपका जो नाबार्ड है उसने आपका सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ओके, फिर आपका 2000 में फिर से एक्सपेंशन किया गया एमएफआई को। फिर 2010 में आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस देखा गया। ओके, फिर मंगलम कमेटी का रिपोर्ट आया, उसने सजेशन दिया कि जो एमएफआई है उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। ओके, कि हाई इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज कर सकते हैं माइक्रो फाइनेंस में, और अगर डिफ़ॉल्ट कर गए, चुका नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपके जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे कुछ चेंजेस इसमें लाए गए हैं। फिर भी क्या है, माइक्रो फाइनेंस में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ओके, और दिखाई दे रही है, तो उनको दूर करना ज़रूरी है। तो इसमें पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में। डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड दी चैलेंजेस इट फेसेस इन इंडिया। तो ये पूछा जा चुका है। फिर माइक्रो फाइनेंस को लिंक किया जा सकता है, ये ओवरऑल पॉवर्टी से लिंक कर दिया। फिर आपको माइक्रो फाइनेंस को लिंक कर दिया जाएगा विथ वुमेन एम्पावरमेंट, कि माइक्रो फाइनेंस की वजह से वुमेन का एम्पावरमेंट इंश्योर हुआ है। ओके, और फर्दर कैसे इसको बूस्ट किया जा सकता है, या फिर माइक्रो फाइनेंस में कौन कौन सी दिक्कतें देखी जा रही हैं जिसके वजह से जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। और भी मेरे पेंडिंग एनालिसिस रह गए हैं, तो मैं उसको 1-2 दिन में कवर कर दूंगा। ओके, कुछ काम की वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सभी चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूंगा आज कल के अंदर। और पीडीएफ तो आपको मिल ही गया होगा, तो उसको आप रेगुलर पढ़ लीजिएगा। ओके, और आप देख सकते हैं सारे जो टॉपिक है उसको ये कितने ज़रूरी है, उसका क्रेडिबिलिटी इंश्योर करने के लिए हम आपको इसका पास्ट यूपीएससी क्वेश्चन का लिंक भी दिखा रहे हैं। स्टेट पीसीएस का नहीं दे रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप यूपीएससी का लिंक समझने से स्टेट पीसीएस का भी समझ जाएंगे। ओके, जैसे एक्स फैक्टर से ही तो अमेरिकन जो आपका एक्स फैक्टर है उसी से इंडियन एक्स फैक्टर का जो शो है चालू हुआ था। तो वैसा ही एक चीज़ है, मतलब इसमें भी कि यूपीएससी क्या है, सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है इंडिया के अंदर। तो उसी का पैटर्न क्या होता है, आपका कॉपी हो जाता है डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम में। अगर कॉपी नहीं भी होता है तो उसी लाइन में पूछा जाता है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ अभी के लिए विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ।